नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की नदियों को लेकर और पिछली हमारी क्लासों में हमने राजस्थान की नदियों की जो विशेषताएं हैं, किस प्रकार उनका उद्गम होता है, किस प्रकार उनमें जल प्रवाह होता है, किस प्रकार बारिश होती है और किस प्रकार एक सूक्ष्म जलवायु बनती है, किस प्रकार बादल बनते हैं, हमने सब को लेकर डिटेल में बात की। आप जाके हमारी सारी क्लासें देख सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं चंबल नदी को लेकर और इस पर भी हमारी 3 से 4 क्लासें पूरी हो चुकी है। आप अगर चंबल नदी को अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारी सारी क्लासें आप लीजिए, काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बार इस नदी को पढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या इस नदी के बारे में हमने देखा है और आगे और हमारी समझ किस प्रकार अच्छी हो सकती है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले इस नदी का जो उद्गम होता है वो जनापाव की पहाड़ियों से होता है, जो इंदौर के आसपास का एक क्षेत्र है जिसको महू का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये क्षेत्र लगभग काफ़ी ऊंचा है, 854 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी नदी का उद्गम होने के लिए सिर्फ एक, जैसे कि मान लो कि ये विंध्याचल श्रेणी है, तो यहाँ से कोई अगर एक नदी निकले तो उस नदी का उद्गम सिर्फ एक जलधारा के द्वारा नहीं होता है कभी भी, बल्कि इसमें काफ़ी सारी नदियाँ आके मिलती है और फिर इसका बहाव तेज करती है। चंबल नदी भी एक ऐसी नदी है, जब इसका उद्गम होता है विंध्याचल श्रेणी से तो उसके आसपास के क्षेत्र से काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी नालियों के रूप में जलधाराएं निकलती है। वो जलधाराएं इस नदी में आके मिलती है, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं है। उसका कारण ये है कि ऐसी हजारों नालियां हैं छोटी छोटी, जो इस नदी में आके मिल जाती है। अब सबको पढ़ा भी नहीं जा सकता है और सबको इतना समझा भी नहीं जा सकता है। इसलिए हम जो भी बड़ी नदियां हमको मिलती है, जैसे काली सिंध हो गई, राजस्थान की बनास नदी हो गई, पार्वती हो गई, तो इस तरह की जो नदियां हमको बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं, हम उनको ही पढ़ते हैं, उनको ही समझते हैं, क्योंकि ये बड़ी नदियां होती है तो इनको समझा जा सकता है। और काफ़ी सारे जिलों से होकर नदी गुजरती है इसलिए। बाकी काफ़ी छोटी छोटी नदियां होती है जो इस नदी से आकर मिलती रहती है, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी नहीं होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। जब ये जनापाव की पहाड़ियों से नदी निकलती है तो राजस्थान में एंटर होने से पहले इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध। उस गांधी सागर बांध को इसलिए बनाया गया था शुरुआत में, ताकि कोटा के अंदर बनाया जाने वाला कौन सा बांध, कोटा बैराज बांध, जो किसके लिए, नहरी क्षेत्र के लिए उपयोग में, नहरी क्षेत्र के लिए, मतलब कि नहरों के द्वारा सिंचित करने के लिए उसको बनाया जा रहा था। ध्यान रखना, कोटा बैराज का समय भी वही है जो गांधी सागर बांध को बनाया गया वो समय है। 1953 में ही गांधी सागर बांध को बनाने की शुरुआत होती है एमपी के अंदर, और 1953 में ही कोटा बैराज बांध बनाने की शुरुआत होती है कहाँ पे, राजस्थान के कोटा के अंदर। इन दोनों का समय लगभग एक ही था, और जब ये बनकर कंप्लीट हुए, पहला जो प्रोग्राम इनका कंप्लीट हुआ, मतलब कि बाद में पुनर्निर्माण तो हमेशा इनका होता रहता है, कुछ सालों बाद फिर से इनकी देखरेख होती है, कुछ कमियां होती है तो उनको ठीक किया जाता है, लेकिन 1960 तक इन दोनों बांधों को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था। तो कोटा बैराज, इस अगर यहाँ का पानी हम नियंत्रित करते हैं तो ये बांध हमें आसान होता बनाने के लिए, क्योंकि इस नदी का प्रवाह काफी ज्यादा रहता था और अभी भी काफी ज्यादा है, और ये नदी निरंतर गहरी होती जा रही है। इसका कारण क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि नदियों की हम उम्र पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये नदियां जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है या जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है, ये नदियां और गहरी होती जाती है, मतलब कि ये और जवान होती जाती है। इस तरह की बातें की जाती है। अब देखते हैं आगे। गांधी सागर बांध होने के बाद ये नदी चित्तौड़ में एंटर होगी, फिर कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ेगी तो कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के बाद करौली, धौलपुर, राजस्थान के लगभग 6 जिलों में होकर गुजरेगी, और उसके बाद यूपी के अंदर एंटर होगी है तो चरक गांव आगरा से, और इटावा में जाके कहाँ पे, यमुना में मिल जाएगी। इस नदी की मोटे तौर पर ये हमको क्षेत्र देखने को मिलता है कि इन क्षेत्रों में गुजरती है। अब होता क्या है कि इस नदी के ऊपर एक तो हमको गहरी घाटियां मिलती है, तो 3 पॉइंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। पहला पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो घाटी गहरी होना और भीड़ों का निर्माण होना, पहला पॉइंट, घाटियां गहरी होना और भीड़ों का निर्माण होना। आपने देखा होगा कि करौली को, सवाई माधोपुर को, इनको राजा रानी कहा जाता है करौली का, भीड़ों की रानी, भीड़ों का राजा। तो भीड़ों का जो क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र हमको जहाँ पे मिलता है वो कोटा के आगे आने वाला क्षेत्र मिलता है। इसका कारण क्या है, जब ये घाटियां गहरी होती जाती है, गहरा होने का मतलब है कि जो चट्टानी क्षेत्र था पहले, पहले क्या हुआ था, पहले मतलब कि ये नदी जब यहाँ से बह के आगे बढ़ती है तो यहाँ तक कोटा के पहले वाला क्षेत्र हमको चट्टानी मिलता है, मतलब कि मालवा का पठार कह दो, हाड़ौती का पठार कह दो, राजस्थान के अंदर हाड़ौत का पठार कहा जाता है। ये जो पठार है हाड़ौती का पठार, यहाँ पे चट्टाने भी है, और दूसरा यहाँ पे और वो जो लावा निकला हुआ है ना, वो भी बिछा हुआ है, काली मिट्टी।
तो इससे क्या हुआ कि जो एक तो चट्टाने पहले ही ताकतवर क्षेत्र है और ऊपर से और लावा बिक जाना तो उस क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत दे देता है। उसके कारण क्या होता है कि साइड से कटाव नहीं हो पाता है और वो लगातार संकड़ी घाटियां बनती है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तब क्या होता है, यहाँ पे गहरी घाटियों के साथ हमको एक चीज और देखने को मिलती है और वो है नालियां। और हम नहीं कहते हैं क्या, नालियां नाली अपर्दन सबसे ज्यादा भीड़ों का निर्माण करने में ये अ, भूमिका निभाती है। अब देखना यहाँ पे, एक तो घाटियां गहरी होना, भीड़ों का निर्माण होना, और एक नालियां, ये दोनों क्षेत्र किस तरह है देखना। जैसे जैसे भूमि समतल होती जाती है कोटा के बाद, समतल होने के बाद क्या होता है कि ये नदी एक चीज और यहाँ पे निकल के आती है, तो वो है घुमावदार क्षेत्र। घुमावदार क्षेत्र समझना है यहाँ पे, घुमावदार क्षेत्र। जैसे जैसे जाएगी क्या होगा, समतल होगी तो नदी जिस रास्ते से गुजर रही है, अगर आगे कोई जमाव आया, दबाव आया, तो क्या करेगी, रास्ता बदल देगी। अब जमाव कैसे आएगा वो भी समझना है यहाँ पे। पहले क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, अब क्या होगा, अवसादन होगा। ये नदी जब जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है, जब ये चित्तौड़ और कोटा से होते हुए आगे बढ़ती है, तब क्या करती है, ये काफी सारा अपर्दन करती है, अपने साथ घात बहा के ले जाती है, चट्टानों को काट देती है, नदी को और गहरा कर देती है। यहाँ पे मिलने वाली काली मिट्टी अपने साथ बहा के आगे ले जाती है, जो अरावली है वहाँ की लाल पीली मिट्टी अपने साथ बहा के वो आगे ले जाती है। जब ये नदी सारी चीजें आगे ले जाती है तब क्या होगा, जब समतल जमीन आएगी, जब कोटा उसके बाद का क्षेत्र समतल होने लगता है। ऊंचाई की बात पिछली क्लास में कर ली, पर यहाँ पे कर लेते, समझ में आ जाएगा देखना। चित्तौड़ का क्षेत्र लगभग 500 मीटर या 400 मीटर का हमको मिलता है, उसके बाद आने वाला क्षेत्र 250 मीटर, 150 मीटर इस तरह का मिलने लगता है, और धौलपुर आते आते तो हमको ये 150 मीटर का हो जाता है क्षेत्र। तो इस तरह जैसे जैसे समतल होता जाएगा ना क्षेत्र, तो क्या होगा कि जो इसकी नदी की गहराई है वो गहराई कम होने लगेगी, मतलब कि वो जमाव वहां पे बीत जाने लगेगा, और जो नदी का आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे ये नदी कभी बहा करती होती, तो उस क्षेत्र को भी ये नदी क्या करेगी, भरने लग जाएगी उस मिट्टी के द्वारा, जो मिट्टी ये बहा के ला रही है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये नदी अपने रास्ते मोड़ने लगती है, और मोड़ने के कारण क्या होता है कि उसी को हम नालियों का नेटवर्क कहते हैं, कि काफी सारी जलधाराओं में ये नदी फिर से फैलने लगती है। और वहां पे क्या होता है कि जो भीड़ों का निर्माण होता है ना, तो काली मिट्टी है आपको पता है, इस काली मिट्टी के अंदर दरारें काफी ज्यादा पड़ती है, और जब ये दरारें पड़ती है और जब ये नदी अपना रास्ता मोड़ती है, तो उन्हीं दरारों से होते हुए निकलती है। जब उन्हीं दरारों से निकलती है तो ये उन दरारों को गहरा करती जाती है, और गहरे करते होने के कारण हमने यहाँ पे जो चट्टानी क्षेत्र देखा, हमको यहाँ पे वो चट्टानी क्षेत्र नहीं मिलता है। उसके कारण क्या होता है कि जो मुलायम मिट्टी होती है वो नदी उन दरारों के इस साइड वाली मिट्टी को वो काट के अपने साथ बहा के ले जाती है। उससे क्या होता है कि भीड़ों का निर्माण होता है। ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसको काफी डिटेल में समझने के लिए पूरी एक क्लास लगेगी, तो कभी एक क्लास लेके इसको समझेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अपर्दन जो पहले इस नदी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था, वो अपर्दन यहाँ पे आते आते निक्षेपण का रूप ले लेता है, मतलब कि अवसादन, मतलब कि यहाँ से जो सारी चीजों बहा के ये नदी ला रही है, वो सारी चीजों का जमाव कहाँ पे करने लगेगी, यहाँ पे करने लगेगी। तो जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा वो कोटा, कुरोली, सवाई माधोपुर ऐसे क्षेत्रों में। अब समझना है यहाँ पे इन क्षेत्रों की बात को। बाढ़ कहाँ पे आएगी, जहाँ पे समतल जमीन होगी, ठीक है, तो एक क्षेत्र हमको ये मिलता है। तो अब तक हमने जो देखा वो क्षेत्र राजस्थान में कृषि के लिए अगर सबसे उपयोगी क्षेत्र बनता हमारे लिए तो कौन सा बनता, ये वाला बनता। लेकिन कारण क्या है कि भीड़ों का अधिकतम निर्माण कर देना इस नदी के द्वारा यहाँ की कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया है। और कृषि भूमि के मतलब कि कृषि भूमि ही नहीं रही है, भीड़ों का निर्माण होकर खेती तो आप हो नहीं सकती है, तो फिर वहाँ पे डाकुओं का रहना, इस तरह के वहाँ पे इलाके बन जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे खेती के लिए काफी कम जमीन हमको मिल पाती है। बाकी मिट्टी की बात करें तो राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी हमको किस क्षेत्र में मिलेगी, तो इस क्षेत्र में मिलेगी। उसका भी एक कारण है कि इधर से आने वाली बनास नदी, इधर से आने वाली काली सिंध, पार्वती और आहू, ऐसी जो नदियां हैं, उन नदियों के कारण क्या होता है कि ये क्षेत्र काफी हरा भरा, और दूसरा ये क्षेत्र काफी उपजाऊ मिट्टी वाला हो जाता है। लेकिन कारण क्या है कि अधिकतर भीड़ों का निर्माण। तो आज की क्लास में ये विशेषताएं इस नदी को लेकर, इसकी समतल भूमि को लेकर, और बाढ़ का जो यहाँ पे प्रोग्राम हो, मतलब कि बाढ़ यहाँ पे जो आ जाती है उसको लेकर देखना। नेक्स्ट क्लास में हम बनास नदी को लेकर, काली सिंध नदी को लेकर और पार्वती नदी को लेकर, ये तीनों चंबल की काफी अच्छी सहायक नदियां हैं, तो उनको लेकर हम बात करने वाले हैं मैप के साथ। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।